नमस्कार दोस्तों। हम संविधान की मूल प्रकृति पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने कुछ वीडियो में पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाई है उसमें हमने देख चुका है कि संविधान का संज्ञानात्मक होने का अर्थ क्या है, मतलब संज्ञानात्मक का अर्थ क्या है। दूसरा हमने देखा था संज्ञानात्मक संविधान की आवश्यकता। संविधान को कौन बनाता है, मतलब कि क्या आवश्यक चीजें हैं संज्ञानात्मक संविधान बनाने के लिए। जिस तरह चाय बनाने के लिए दूध, पानी, शक्कर और चाय पत्ती की जरूरत होती है, वैसे ही संज्ञानात्मक संविधान बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो पहला है, हमने जो कि पहले ही देख चुका है जैसे वीडियो में, लिखित संविधान। आज हम देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का विभाजन। तो क्या आप लोग तैयार हो? आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने संविधान को संघात्मक मान सकते हैं। ठीक है, देखिए, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान को सर्वोच्च क्यों कहा गया है, क्या कारण है कि संविधान को सर्वोच्च बोला जाए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत देश में संसद या राज्य सरकार से ऊपर है संविधान। हमारे भारत में संसद और राज्य इन दोनों से ऊपर है हमारा संविधान, भारतीय संविधान। ठीक है? अच्छा, क्यों जरूरी है संविधान को सर्वोच्च रखने की, क्यों जरूरी है? क्योंकि संसद या राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वे संविधान के अधीन या दायरे में रहकर बनाया जा सके। हम देखते हैं कि संसद या राज्य दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन इन दोनों का, ये दोनों जो भी कानून बनाएंगे वो जो कानून होगा वो संविधान के अधीन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो संविधान के खिलाफ है, उसके विरुद्ध है, तो वो कानून मान्य ही नहीं होगा। क्यों? जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर राज्य और संसद दोनों अपने अपने अधीन अपने अपने नियम चलाएंगे तो क्या होगा, देश में युद्ध हो सकता है, या फिर लोग दूसरे का अधिकार छीन लेंगे। संसद अपना नियम चलाएगी, राज्य को अधिकार दबाने लगेगी और ऐसे में लड़ाइयां बढ़ जाएंगी। तो इसमें सुप्रीम रखा गया है, इसलिए संविधान को सुप्रीम रखा गया है, सर्वोच्च रखा गया है। राज्य या संसद या राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वे संविधान के दायरे में या अधीन रहकर ही बना सकती है। ठीक है, अगर संसद संविधान के खिलाफ कोई कानून बनाती है तो वह शून्य हो जाएगी। अगर कोई संसद या राज्य संविधान के खिलाफ कानून बना रही है तो समझ लो भाई कि वो जो कानून है वो एकदम शून्य है, क्योंकि हमें किस दस्तावेज के अकॉर्डिंग चलना है, संविधान के अकॉर्डिंग हमें नियम बनाना है। ठीक है, और ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा कोई एक इम्पोर्टेंट केस है जिसमें हमारे संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है, या उसको बेसिक स्ट्रक्चर को मूल प्रकृति कहा गया है। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट्स में बताएं, नहीं तो मैं। मूल प्रकृति से कनेक्शन किसका है? संविधान की सर्वोच्चता को केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर मूल प्रकृति घोषित किया गया है। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस में हमारे संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है, घोषित किया गया है। तो मूल प्रकृति का कनेक्शन किससे? बेसिक स्ट्रक्चर का कनेक्शन है केशवानंद भारती केस से। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि संविधान को सर्वोच्च क्यों रखा गया है और संघात्मक संविधान में संविधान की सर्वोच्चता क्यों आवश्यक है। जैसे कि हमने पहले देखा, क्या देखा था? संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि क्यों जरूरी है, क्या काम किया, क्यों आवश्यक है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कहाँ पर दिया है, विभाजन कैसे?
वह कितनी और कहाँ दिया गया है सेक्टर विभाजन और क्यों जरूरी है सेक्टर विभाजन। तो सबसे पहले इसलिए जरूरी है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि सेक्टर का विभाजन इसलिए जरूरी है ताकि राज्य या केंद्र राज्य की शक्तियों को ना दबा सके या फिर दोनों के बीच में युद्ध ना हो, इसलिए जरूरी है। ठीक है? ये हम जानते हैं पहले। अब देखते हैं कि ये कहाँ दिया है शक्तियों के विभाजन। तो संविधान की सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं। कौन सी 3 सूचियाँ दी गई हैं? 3 लिस्ट दी गई हैं और वहां पर दिया गया है शक्तियों का विभाजन। अब क्यों आवश्यक है ये हम जान लें। कहाँ पर दिया है ये भी हम जान लें कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं और जहाँ पर इन शक्तियों को विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं कि कौन सी वो 3 सूचियां हैं जहाँ पर और कौन कौन सी शक्ति को कहाँ कहाँ विभाजित इन लोगों ने किया। तो संघ सूची, संघ सूची यूनियन लिस्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकते हैं। संघ सूची पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकते हैं। केंद्र और यूनियन लिस्ट, ये संघ। इससे आपको समझ में आ रहा है कि संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? हमारे केंद्र सरकार बनाएगी कानून। ठीक है, जिसमें कौन कौन से कानून बना सकती है केंद्र सरकार? डिफेंस का कानून बना सकती है, रेलवे का जो भी रेलवे से रिलेटेड जो भी कानून होगा वो कौन बना, केंद्र बना सकता है। विदेशी कानून बना सकते हैं, विदेशी मामले में अगर कोई कानून बनाना है तो वो कानून केंद्र बनाएगा। ठीक है, और डिफेंस मामले में भी ये सारे मामले में कौन केंद्र कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएंगे। लेकिन वही अगर राज्य सूची में देखो जाए, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, तो सिर्फ यहाँ पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार कानून कहाँ बनाएगी? राज्य सूची में। 3 लिस्ट बहुत इजी है। संघ सूची में जहाँ पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में जहाँ पर राज्य कानून बना सकता है। और राज्य कौन कौन से मामलों में कानून बना सकते हैं? तो पुलिस रिलेटेड कोई भी कानून हो उसमें, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कोई कानून हो उसमें, या जेल से रिलेटेड कोई कानून हो तो इसमें कौन राज्य कानून बना सकता है। अब एक ऐसा कानून है जिसे दोनों मिलके बना सकते हैं। जिसमें दोनों को ये राइट मिला हुआ है कि आपको लगता है तो आप बना लो कानून, आपको लगता है तो आप बना लो। कौन सा कानून? तो वो समवर्ती समवर्ती सम तो करते हैं हम, सम मतलब जो ना ऐसा कानून जो दोनों कर सकते हैं वो समवर्ती सूची है, जिसमें कंकरेंट लिस्ट, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब संघ और राज्य, मतलब केंद्र और राज्य, ये दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। अब ये कौन सा मुद्दा है? तो जैसे पर्यावरण हो गया, शिक्षा, ऐसे जो गंभीर मामले हैं जो लोगों के पास इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण और शिक्षा, इन विषयों पर दोनों केंद्र और राज्य मिलकर कानून बना सकता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको संविधान की मूल प्रकृति में जो संघात्मक संविधान बनाने की जो आवश्यकता है वो बात समझ में आ गई हो। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।